नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मुझे अपने 2 छोटे बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। मैंने चुपचाप सब कुछ सहन किया और लोगों के घरों में काम करके बच्चों की परवरिश करने लगी। करीब 6 महीने बाद एक रात अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो मेरे पति की नई पत्नी रोती हुई मेरे सामने खड़ी थी और उसने ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी जिंदगी किसी खूबसूरत सपने जैसी थी जिसमें ना कोई दुख था ना ही कोई शिकायत थी। मेरा नाम पूजा है और मेरी शादी अमन से हुई थी। अमन बहुत ही प्यार करने वाले और समझदार इंसान थे। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। हमारी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस तनख्वाह में हमारा घर बहुत सुकून से चलता था। हमारे 2 प्यारे बच्चे थे। बड़ा बेटा क्रिश 5 साल का था और छोटी बेटी काव्या अब 3 साल की हो चुकी थी। अमन काम से घर लौटते तो बच्चों के चेहरे पर रौनक आ जाती थी। वो अपनी थकान भूलकर बच्चों के साथ खेलने लगते और मेरे लिए हमेशा कोई ना कोई छोटी मोटी चीज जरूर लेकर आते थे। हम एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे, लेकिन इस घर में प्यार और सुकून की कोई कमी नहीं थी। मैं सुबह जल्दी उठकर अमन के लिए नाश्ता बनाती, वो तैयार होकर ऑफिस जाते और मैं दिन भर घर के कामों और बच्चों की देखभाल में लगी रहती। शाम को जब वो वापस आते तो हम सब मिलकर रात का खाना खाते और दिन भर की बातें शेयर करते। अमन अक्सर मुझसे कहते थे, पूजा तुम दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो, जो इतने कम पैसों में भी कभी कोई फरमाइश नहीं करती और हमेशा मुस्कुराती रहती हो। मैं उनसे कहती थी, अमन मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार और बच्चों की खुशी चाहिए। जब तक हम साथ हैं मेरे लिए यही मेरी दुनिया है। हमारे मोहल्ले के लोग भी हमारी जोड़ी की मिसालें देते थे, क्योंकि हमारे घर से कभी ऊंची आवाज बाहर नहीं गई थी। अमन हर छोटे बड़े फैसले में मेरी राय लेते थे और हम दोनों मिलकर बच्चों के भविष्य के सपने बनाते थे। हम सोचते थे कि जब क्रिश बड़ा होगा तो इसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएंगे और काव्या को गुड़िया की तरह पालेंगे। जिंदगी इसी तरह शांत तरीके से गुजर रही थी और मुझे लगता था कि हमारी इस खुशी को कभी किसी की नजर नहीं लग सकती। लेकिन इंसान नहीं जानता कि आने वाला समय उसके लिए क्या लेकर आ रहा है। शादी के 5 साल बीतने के बाद अमन के ऑफिस में कुछ बदलाव हुए। उनके बॉस का ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह एक नए मैनेजर आए जिनका नाम रोहित था। रोहित जी बहुत अमीर इंसान थे और उनका रहन सहन बिल्कुल अलग था। वो महंगी गाड़ियों में आते थे और ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। अमन अक्सर घर आकर रोहित जी की बातें करने लगे थे। वो बताते थे कि रोहित जी कैसे बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं और उनके दोस्त कितने अमीर हैं। शुरू में तो मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा ये सिर्फ ऑफिस की बातें हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि अमन के बोलने के तरीके में एक अजीब सा बदलाव आ रहा है। वो अब अपने छोटे से घर को देखकर अक्सर लंबी सांस लेते थे। एक रात जब बच्चे सो गए तो अमन बालकनी में खड़े आसमान को देख रहे थे। मैं उनके पास चाय का कप लेकर गई और पूछा, अमन आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या ऑफिस में कोई समस्या है? उन्होंने चाय का कप मेरे हाथ से लिया और कहने लगे, पूजा मैं सोच रहा हूँ कि हम जिंदगी भर इसी छोटे से घर में घुटते रहेंगे क्या? हमारा हक नहीं है क्या कि हमारी भी बड़ी गाड़ी हो और हमारा अपना बड़ा बंगला हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अमन जो भगवान ने दिया है उस पर शुक्र करना चाहिए, हमारे पास सुकून तो है ना। लेकिन अमन ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चाय पीकर अंदर चले गए। ये पहली बार था जब उनके दिल में अमीर बनने की इच्छा इतनी साफ दिखाई दी थी। कुछ दिन बाद अमन ने मुझे बताया कि रोहित जी ने उन्हें अपनी एक निजी पार्टी में बुलाया है और कहा है कि वो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए। अमन बहुत खुश थे और उन्होंने मुझसे कहा, पूजा तुम अपने लिए कोई अच्छा सा नया सूट खरीद लो, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। मैंने कहा, अमन मेरे पास पहले ही 2-3
अच्छे सूट मौजूद हैं जो हमने पिछली दिवाली पर लिए थे। नए सूट पर पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अमन ने मेरी एक ना सुनी और ज़बरदस्ती मुझे बाजार ले जाकर एक महंगा सूट दिलवा दिया। मुझे उस समय अमन की ये जिद अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि हमारी जेब पर उसका काफ़ी असर पड़ा था। पार्टी वाले दिन मैंने वो कपड़े पहने और अमन के साथ एक बड़े होटल में पहुंच गई। वहां का माहौल देखकर मेरे तो होश उड़ गए। हर तरफ चमक दमक थी, औरतों ने लाखों के गहने और महंगे कपड़े पहन रखे थे और मर्द बिजनेस और पैसों की बातें कर रहे थे। अमन मुझे रोहित जी और उनकी पत्नी से मिलवाने ले गए। रोहित जी की पत्नी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और एक ठंडी सी मुस्कुराहट के साथ हेलो कहा। मुझे वहां बहुत अजीब लग रहा था। अमन तो रोहित जी के साथ दूसरे मर्दों के ग्रुप में खड़े होकर हंस हंस कर बातें करने लगे, लेकिन मैं एक कोने में सोफे पर बैठ गई। मुझे बार बार अपने बच्चों की याद आ रही थी, जिन्हें मैं अपनी पड़ोसन के पास छोड़कर आई थी। वहां मौजूद औरतों की बातें और उनका लाइफ स्टाइल मेरी समझ से बाहर था। वो ब्यूटी पार्लर और विदेश घूमने की बातें कर रही थी, जबकि मेरी दुनिया सिर्फ मेरे बच्चे और घर के राशन तक सीमित थी। मैंने अमन को इशारा किया कि अब हमें घर चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया और रात देर तक वहीं रुकने पर जोर देते रहे। जब हम घर वापस आए तो अमन के चेहरे पर एक अलग ही जोश था। वो कहने लगे, पूजा तुमने देखा वहाँ लोग कितनी शानदार जिंदगी जी रहे हैं। रोहित जी के दोस्तों ने मुझे अपने कुछ बिजनेस आइडिया बताए हैं। अगर मैं उनके साथ मिलकर काम करूं तो मैं भी बहुत जल्द अमीर हो सकता हूं। मैंने अमन को समझाने की कोशिश की। अमन, शॉर्टकट के चक्कर में इंसान अक्सर अपना सब कुछ खो देता है। हमें अपनी चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए। लेकिन अमन को मेरी ये सलाह बुरी लगी और उन्होंने गुस्से से कहा, तुम हमेशा मुझे पीछे खींचने की कोशिश करती हो। तुम चाहती ही नहीं कि हम आगे बढ़ें। उस रात हमारे बीच पहली बार इतनी कड़वाहट पैदा हुई थी और मैं रात भर रोती रही। उस पार्टी के बाद अमन की जिंदगी का रुख बिल्कुल बदल गया। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया, जो उनकी तरह मिडिल क्लास थे। अब उनका उठना बैठना सिर्फ रोहित जी और उनके अमीर दोस्तों के साथ था। अमन अब अक्सर रात देर से घर आते और जब मैं उनसे पूछती तो वो कहते बिजनेस की मीटिंग थी। वो नौकरी के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम करने लगे थे, जिसके बारे में उन्होंने मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं दी थी। उनके पास अब पैसा आना शुरू हो गया था। उन्होंने सबसे पहले हमारे पुराने घर का फर्नीचर बदला और बच्चों के लिए महंगे महंगे खिलौने लेकर आए। कृष और काव्या तो खुश थे, लेकिन मेरा दिल लगातार किसी अनजाने डर से कांप रहा था, क्योंकि अमन का व्यवहार बदल रहा था। वो अब मुझसे पहले की तरह बातें नहीं करते थे, बल्कि उनकी बातों में सिर्फ ब्रांड्स और पैसों का जिक्र होता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, पूजा अब तुम्हें भी अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा। तुम हर वक्त ये पुराने तरीके के कपड़े पहनकर घर में बैठी रहती हो। अब मैं तुम्हें बड़ी बड़ी पार्टियों में लेकर जाऊंगा, ताकि लोग देखें कि मेरी पत्नी कितनी मॉडर्न है। मैंने हैरानी से अमन को देखा और कहा, अमन, मैं तो हमेशा से ऐसी ही हूँ और आपको मेरी यही सादगी पसंद थी। अब अचानक आपको मुझ में कमी क्यों नजर आने लगी है? अमन ने झुंझलाकर कहा, समय बदल गया है पूजा। अब मेरी हैसियत बदल रही है। मैं बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। अगर तुम मेरे साथ उनके सामने जाओगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। उनकी इस बात ने मेरे दिल को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। मुझे महसूस होने लगा था कि दौलत ने अमन की आंखों पर पट्टी बांध दी है और वो उस पत्नी को भूल रहे हैं जिसने उनके मुश्किल समय में उनका साथ दिया था। कुछ महीने और बीत गए और अमन की दौलत में और इजाफा होता गया। उन्होंने शहर के एक अच्छे इलाके में एक बड़ा फ्लैट किराए पर ले लिया और हमें वहां शिफ्ट कर दिया। वो घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उस घर में
वो पुराना सुकून नहीं था जो हमारे छोटे से मकान में होता था। अमन ने अब घर के कामों के लिए एक नौकरानी भी रख दी थी ताकि मुझे काम ना करना पड़े, लेकिन मैं अपने हाथ से काम करने की आदी थी, इसीलिए मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता था। अमन हर हफ्ते कोई ना कोई पार्टी रखते थे, जहाँ अपने दोस्तों की पार्टियों में जाते थे। वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाते और मुझ पर दबाव डालते कि मैं वहाँ मॉडर्न बनकर दिखाऊं। वो मुझे महंगे पार्लर भेजते और कहते, अपने बालों का स्टाइल बदलो और मेकअप करना सीखो। मैं उनकी खुशी के लिए ये सब करती तो थी, लेकिन अंदर से मेरा दम घुटता था। उन पार्टियों में औरतें सिगरेट पीती थी और मर्द तेज आवाज में गाने चलाकर डांस करते थे। मुझे वो सारा माहौल गलत और अजीब लगता था। मैं जब भी अमन से कहती कि मुझे इन जगहों पर मत ले जाया करो, तो वो सबके सामने मुझ पर गुस्सा हो जाते थे। एक दिन एक बड़ी बिजनेस पार्टी थी जहां अमन के बहुत से नए पार्टनर आए हुए थे। अमन ने मुझे एक ऐसा कपड़ा पहनने को कहा जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न था और मुझे उसे पहनने में बहुत झिझक हो रही थी। मैंने अमन से साफ मना कर दिया कि मैं ये कपड़ा नहीं पहनूंगी। इस बात पर अमन का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और कहा, पूजा, अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकती तो तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है। मैं रोते हुए बोली, अमन, पैसों के लालच ने आपको अंधा कर दिया है। आप बच्चों को समय नहीं देते, आप मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते। हमें ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पुराना अमन वापस कर दीजिए। अमन ने हंसकर कहा, वो पुराना अमन मर चुका है जो एक एक पैसे के लिए तरसता था। अब मुझे सिर्फ दौलत और कामयाबी चाहिए, और जो मेरी इस कामयाबी के रास्ते में आएगा मैं उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकूंगा। उनके इन शब्दों ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। मैं समझ गई थी कि मेरे पति को अमीर बनने का नशा इस हद तक लग चुका है कि अब उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों की खुशियों की कोई परवाह नहीं रही। उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच भर चुकी थी और वो इस लालच के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मैं अमन की धमकी सुनकर बुरी तरह डर गई थी। मुझे अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी। अगर अमन मुझे छोड़ देते तो मैं इन दो छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाती। मेरा इस दुनिया में अमन के सिवा था ही कौन। इसी डर की वजह से मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और बच्चों की खातिर चुप हो गई। मैंने फैसला कर लिया कि अब अमन जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी, चाहे मेरा अपना मन मर ही क्यों ना जाए। अमन जो कपड़े लाते मैं वो पहन लेती, वो जिस पार्टी में कहते मैं चुपचाप उनके पीछे चली जाती। मैंने अमन से बहस करना बिल्कुल छोड़ दिया था और वो मेरी इस चुप्पी को अपनी जीत समझकर बहुत खुश थे। अब हमारे घर में अमन के नए नए दोस्तों का आना जाना रोज का काम बन चुका था। अमन हर वक्त बिजनेस और मुनाफे की बातें करते रहते थे। उसी दौरान अमन की जिंदगी में एक नया दोस्त शामिल हुआ जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ज़्यादा अमीर इंसान था। उसका अपना बहुत बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था और अमन उसके साथ मिलकर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे। राहुल का हमारे घर आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो हफ्ते में 3-4 बार हमारे घर आता था। शुरू में वो सिर्फ ड्राइंग रूम तक सीमित था। अमन उसे वहाँ बिठाते, मैं उनके लिए चाय और खाना बनाकर अंदर भेज देती। लेकिन धीरे धीरे राहुल हमारे घर में इतना फ्री हो गया कि उसने ड्राइंग रूम से निकलकर हमारे बेडरूम तक का सफ़र तय कर लिया। अमन उसे खुद हमारे बेडरूम में ले आते थे क्योंकि वहाँ एसी लगा हुआ था और अमन चाहते थे कि उनका अमीर दोस्त हर तरह से आराम से रहे। राहुल बहुत मजे से हमारे बिस्तर पर लेट जाता और तकिया सिर के नीचे रखकर अमन के साथ घंटों बातें करता रहता। मुझे उसका यूं हमारे निजी कमरे और बिस्तर पर लेटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं अमन के गुस्से से डरकर कुछ नहीं कह पाती थी। जब भी राहुल हमारे बेडरूम में बिस्तर पर लेटा होता और मैं वहाँ पानी या चाय लेकर जाती तो वो बहुत अजीब और गंदी नज़रों से मुझे देखता था। उसकी आंखों में एक ऐसी हवस होती थी जिससे मेरे पूरे शरीर
शरीर में सिरहन दौड़ जाती थी। वो अमन के सामने ही मुझसे अजीब फरमाइशें करता था। वो कहता था, भाभी आज मेरे लिए अपने हाथ से मटन कढ़ाई बनाएं और साथ ही में वो खास मीठा भी बनाएं जो आप उस दिन बना रही थी। अमन फौरन हंसकर मुझसे कहता, पूजा सुन रही हो ना, राहुल भाई क्या कह रहे हैं? उनके मुंह से निकली हर बात फौरन पूरी होनी चाहिए। तुम जाओ और किचन में उनकी पसंद का खाना तैयार करो। मैं अमन का हुक्म सुनकर फौरन किचन में चली जाती और घंटों गर्मी में खड़े होकर राहुल की फरमाइशें पूरी करती रहती। अमन को बस इस बात से मतलब था कि राहुल किसी तरह खुश रहे ताकि उनका बिजनेस डील फाइनल हो जाए। लेकिन राहुल का दखल अब हमारे घर में इस हद तक बढ़ चुका था कि वो हमारे पति पत्नी के रिश्ते से भी पूरी तरह वाकिफ होने लगा था। जब वो अमन के साथ बैठता तो बातों बातों में हमारी निजी मामलों को कुरेदने की कोशिश करता। अमन अपनी धुन में इतने अंधे थे कि वो राहुल को घर की हर बात बता देते थे। राहुल को अब अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि मेरे और मेरे पति के बीच क्या समस्याएं चल रही हैं। उसे मालूम था कि अमन मुझसे खुश नहीं है और वो मुझे पुराने जमाने की समझते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर राहुल ने मुझ पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। जब अमन किसी काम से कमरे से बाहर जाते, जहाँ उनका फोन आता तो राहुल बिस्तर पर लेटे मुझे देखकर मुस्कुराता और कहता, भाभी अमन बहुत खुशकिस्मत है जिन्हें आप जैसी समझदार और खूबसूरत पत्नी मिली, लेकिन अफसोस उन्हें आपकी कदर नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होता तो आपको रानी बनाकर रखता। राहुल की ये बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल जाती और किचन में जाकर रोने लगती। मुझे साफ नजर आ रहा था कि राहुल की नीयत मेरे बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो एक सांप की तरह हमारे घर में घुस आया था और उसकी नज़र अमन की दौलत पर नहीं बल्कि मुझ पर थी। एक रात जब राहुल घर से चला गया तो मैंने अमन को अकेले में समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, अमन मुझे राहुल की नीयत ठीक नहीं लगती। इसका रोज रोज हमारे घर आना और हमारे बेडरूम के बिस्तर पर लेटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जिस तरह मुझे देखता है और जो बातें करता है वो एक शरीफ आदमी की निशानियां नहीं है। आप मेहरबानी करके इसे ड्राइंग रूम तक सीमित रखें और इसे अपने घर के निजी मामले मत बताया करें। मेरी बात सुनकर अमन जोर से हंस पड़े और कहने लगे, पूजा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। राहुल भाई इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास करोड़ों रुपया है, वो शादीशुदा हैं, उनकी अपनी एक खूबसूरत पत्नी और बच्चे हैं। वो भला तुम्हारी तरफ बुरी नज़र से क्यों देखेंगे? वो तो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, इसीलिए इतने फ्री हैं। तुम हर वक्त मिडिल क्लास सोच की वजह से लोगों पर शक करती रहती हो। तुम्हें हर अच्छे इंसान में कमी नजर आती है। अमन ने मेरी एक ना सुनी और उल्टा मुझे ही बदतमीज और अनपढ़ करार दे दिया। मैं चुप होकर रह गई क्योंकि मैं जानती थी कि अमन इस वक्त दौलत के नशे में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने सच्चे दोस्त और एक आस्तीन के सांप में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। समय गुजरने के साथ साथ अमन का पैसा और बढ़ता चला गया। उनके पास इतनी दौलत आ गई थी जिसका हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। लेकिन उस पैसे के साथ ही अमन के अंदर की बदलाव अब एक डरावनी शक्ल ले चुकी थी। अमन ने अब घर पर और पार्टियों में शराब पीना शुरू कर दिया था। वो रात रात भर शराब के नशे में धुत रहते थे और उनका राहुल पर भरोसा पक्का हो चुका था। राहुल हर वक्त हमारे घर पर ही पड़ा रहता था। अब तो ऐसा लगता था जैसे वो इस घर का मालिक हो और हम उसके रहमो करम पर हों। अमन और राहुल बेडरूम में बैठकर घंटों शराब पीते थे और साथ ही बिजनेस की नई नई डील्स फाइनल करते थे। मैं जब भी अमन को शराब पीने से रोकने की कोशिश करती थी, जहाँ उन्हें समझाती कि ये सब गलत है, तो वो मुझ पर चीखने लगते और कहते, बड़े बिजनेसमैनों में ये सब आम बात है। अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो बिजनेस की दुनिया में पीछे रह जाऊँगा। अमन ने पैसों के दम पर क्रिश और काव्या का दाखिला शहर के सबसे महंगे और बड़े स्कूल में करवा दिया था।
जहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। मुझे लगा था कि अच्छे स्कूल में जाकर बच्चे कुछ अच्छा सीखेंगे, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर मेरे तो होश उड़ गए। वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही अजीब और मॉडर्न हरकतें करते थे। उनका रहन सहन और बोलचाल बिल्कुल बदला हुआ था। धीरे धीरे मेरे हाथ से सब कुछ निकलने लगा था। पति तो पहले ही मेरे हाथ से निकल चुका था और अब मेरे बच्चे भी बिगड़ रहे थे। वो मुझसे बदतमीजी से बात करते थे और स्कूल के दूसरे अमीर बच्चों की तरह महंगी महंगी चीजों की जिद करते थे। मैं जब भी बच्चों को उनकी किसी गलत बात पर टोकती या उन्हें डांटने की कोशिश करती तो अमन फौरन बीच में आ जाते और गुस्से से कहते, पूजा बच्चों को बिल्कुल एक शब्द मत कहो, इन्हें मत डांटो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह मिडिल क्लास और पुरानी सोच के साथ बड़े हों। उन्हें अपनी जिंदगी खुलकर जीने दो। मैं अपने ही घर में बिल्कुल लाचार हो चुकी थी। अमन बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करते थे, जिसकी वजह से बच्चों के दिल से भी मेरा डर और सम्मान खत्म होता जा रहा था। मेरा दम घुट रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस दलदल से खुद को और अपने बच्चों को कैसे निकालूं। फिर एक दिन कहानी में वो मोड़ आया जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राहुल ने अपने एक बहुत बड़े फार्म हाउस पर एक शानदार पार्टी रखी थी, जहां शहर के तमाम बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग शामिल थे। अमन ने मुझे जबरदस्ती उस पार्टी में ले जाने का फैसला किया। मैंने बहुत बहाने बनाए और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अमन ने मेरी एक ना सुनी और गुस्से से बोले, राहुल भाई की पार्टी है और वहां तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे एक बहुत महंगा और मॉडर्न कपड़ा पहनने पर मजबूर किया और मुझे साथ लेकर उस फार्म हाउस पर पहुंच गए। वहां का माहौल किसी नरक से कम नहीं था। हर तरफ तेज संगीत बज रहा था, लाइट्स चमक रही थी और हर तरफ शराब पानी की तरह बहाई जा रही थी। पार्टी शुरू होते ही राहुल ने अमन को अपने पास बुलाया और उन्हें इतनी ज्यादा शराब पिलाई कि अमन अपने होशो हवास बिल्कुल खो बैठे। वो नशे में धुत हो चुके थे और उन्हें अपने अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं आ रही थी। इसी हालत में राहुल ने अमन का हाथ पकड़ा और उन्हें जबरदस्ती डांस फ्लोर पर भेज दिया। डांस फ्लोर पर पहले ही बहुत सी ऐसी लड़कियां मौजूद थी जिन्होंने आधे आधे कपड़े पहन रखे थे और वो तेज संगीत पर नाच रही थी। अमन उन लड़कियों के बीच पहुंचकर बिल्कुल पागलों की तरह डांस करने लगे। वो उन लड़कियों के साथ गलत हरकतें कर रहे थे और ऊंची आवाज में हंस रहे थे। अपने पति को इस हाल में देखकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मुझे अपने नसीब पर बहुत अफसोस हो रहा था कि जो शख्स कभी मुझसे इतना प्यार करता था वो आज पैसों और नशे की खातिर सबके सामने इस हद तक गिर चुका था। मैं एक कोने में खड़ी रो रही थी और वहां से भाग जाने के रास्ते तलाश कर रही थी। अभी मैं अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश कर रही थी कि अचानक राहुल मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में शराब का गिलास था और उसकी आंखों में वहशत साफ नजर आ रही थी। वो मेरे बिल्कुल करीब आया और उसने बदतमीजी की सारी हदें पार करते हुए अपने हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैं डर से उछल पड़ी और पीछे हटने लगी, लेकिन राहुल ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और अजीब हरकतें करने लगा। उसने मेरे चेहरे के करीब आकर कहा, पूजा अमन को देखो, वो तो अपनी दुनिया में मस्त है, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम क्यों उस जाहिल के लिए रो रही हो? तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और अमन को पुकारना चाहा। मैंने अमन का नाम लेकर ऊंची आवाज में आवाजें दी ताकि वो मेरी मदद को आए, लेकिन अमन तो वहां डांस फ्लोर पर उन आधे कपड़ों वाली लड़कियों के साथ नाचने में मस्त था। उसे मेरी चीखें सुनाई ही नहीं दे रही थी। राहुल की हिम्मत और बढ़ गई और वो मेरे साथ और बदतमीजी करने लगा। राहुल की हिम्मत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो सबके सामने मुझ पर हाथ डाल रहा था और मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था।
मुझे लगा कि अगर मैं आज चुप रही तो ये दरिंदा मेरी इज्जत की अर्थी निकाल देगा। अमन तो नशे में अंधे हो चुके थे, इसीलिए मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की और अपना हाथ हवा में लहराते हुए राहुल के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि डांस फ्लोर का संगीत अचानक बंद हो गया और पार्टी का पूरा माहौल एकदम से बदल गया। वहां मौजूद तमाम लोग चौंक कर हमारी तरफ देखने लगे। राहुल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मिडिल क्लास औरत इतने बड़े बिजनेसमैन के मुंह पर सबके सामने थप्पड़ मार देगी। वो गुस्से और बेइज्जती की वजह से बिल्कुल पागल हो गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई और उसने शराफत का सारा नकाब उतार फेंका। राहुल ने जंगली की तरह आगे बढ़कर मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे अपनी तरफ घसीटने लगा। मैं दर्द से चीख उठी और अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ये हंगामा देखकर अमन, जो कि डांस फ्लोर पर मस्त था, दौड़ता हुआ हमारे पास आया। उसकी हालत नशे की वजह से बहुत खराब थी, लेकिन अपने दोस्त को इस तरह गुस्से में देखकर उसकी कुछ अकल ठिकाने आई। अमन ने आगे बढ़कर नशे की हालत में अपने दोस्त राहुल को संभाला और उसे पीछे करने की कोशिश की। राहुल गुस्से से हाँफ रहा था और अमन से कह रहा था, अपनी इस जाहिल औरत को यहाँ से ले जाओ, इसकी ये हिम्मत कि ये मुझ पर हाथ उठाए। अमन ने राहुल से बार बार माफी मांगी और फिर मेरा हाथ जोर से झटक कर मुझे गाड़ी की तरफ ले गया। उसने मुझे बहुत बेरहमी से गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी घर की तरफ दौड़ा दी। पूरे राह में मैं रोती रही और अमन को बताने की कोशिश करती रही कि राहुल ने मेरे साथ क्या बदतमीजी की थी, लेकिन अमन ने रास्ते में मेरी एक बात ना सुनी और गुस्से में गाड़ी चलाता रहा। जैसे ही हम घर पहुंचे और घर का दरवाजा बंद हुआ तो मैंने सोचा कि अब अमन मेरी बात सुकून से सुनेंगे। मैंने रोते हुए कहा कि अमन, भगवान के लिए मेरी बात सुनो, उस राहुल की नीयत खराब है, उसने सबके सामने मुझे गलत नीयत से छुआ था। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही अमन ने मेरी बात सुनने की बजाय मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अमन का थप्पड़ इतना तेज था कि मैं जमीन पर जा गिरी और मेरे मुंह से खून निकलने लगा। अमन गुस्से से पागल हो रहे थे और मुझ पर चीख रहे थे, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने राहुल भाई पर हाथ उठाया, तुम्हें अंदाजा भी है कि उन्होंने मेरे बिजनेस में कितनी मदद की है। राहुल ने मुझे बताया है कि तुम खुद उनके करीब आने की कोशिश कर रही थी और जब उन्होंने तुम्हें मना किया तो तुमने अपनी चोरी छुपाने के लिए उनके मुंह पर बिना वजह थप्पड़ मार दिया। अमन को अपनी पत्नी की इज्जत पर नहीं बल्कि अपने उस एयाश दोस्त की बात पर पूरा यकीन था जिसने झूठ बोलकर अमन के कान भर दिए थे। मैं अपने पति को देख रही थी जिसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और नफरत थी। दौलत और नशे ने उस इंसान को इस हद तक अंधा कर दिया था कि उसे अपनी पाक दामन पत्नी झूठी और एक मक्कार दोस्त सच्चा लग रहा था और मुझे समझ आ गया था कि अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मैं वापस अपने मायके जाना चाहती थी क्योंकि अमन के इस थप्पड़ ने मेरे अंदर की औरत को मार दिया था। मुझे लगा कि अब इस शख्स के साथ रहना अपनी इज्जत को रोज नीलाम करने के बराबर था। मैंने रोते हुए रात गुजारी और सुबह होते ही अपनी माँ को फोन किया। मैंने उन्हें रो रो कर अमन की बदतमीजी, शराब पीना और राहुल की करतूतों के बारे में सब कुछ बताया। मैंने कहा, माँ, मैं अब इस नरक में नहीं रह सकती, मैं अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घर आना चाहती हूँ। लेकिन जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो उन्होंने मेरी मदद करने की बजाय साफ शब्दों में मना कर दिया कि मुझे वापस आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, पूजा, बेटियां ससुराल में विदा हो जाएं तो उनकी अर्थी ही वहां से निकलती है। तुम्हारा एक भाई है जिसकी अभी शादी होनी है, अगर तुम तलाक लेकर बच्चों समेत यहाँ आकर बैठ गई तो तुम्हारे भाई का घर कौन बसाएगा? और फिर तुम्हारे पास एक बेटी भी है जिसका भविष्य तुम्हारी वजह से खराब हो सकता है। कल को जब वो बड़ी होगी तो लोग कहेंगे कि इसकी माँ तलाकशुदा है,
तुम चुपचाप अपने पति के साथ रहो। मर्द गुस्से के तेज होते हैं और अमीर लोगों में ये सब आम बात है। तुम बस सब्र करो और अपने घर को संभालो। माँ की ये बात सुनकर मेरा दिल और टूट गया था। मुझे महसूस हुआ कि इस दुनिया में औरत का अपना कोई घर नहीं होता। जब अपना सगा खून आपको बोझ समझने लगे तो फिर गैरों से क्या शिकायत करना। मैंने अपनी किस्मत पर रोकर मजबूरन इसी रिश्ते को घसीटना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे पास बच्चों के सिवा कोई और चारा नहीं था। उस दिन के बाद से राहुल ने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था। शायद उस थप्पड़ ने उसकी मर्दाना इज्जत को चोट पहुंचाई थी, या फिर वो अमन के सामने अपना भ्रम कायम रखना चाहता था। अब वो हमारे घर नहीं आता था। उनके और अमन के बीच में अब क्या मामले थे, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि अमन ने मुझसे बिजनेस की बातें करना बिल्कुल छोड़ दी थी। वो मुझे सिर्फ एक नौकरानी की तरह समझते थे, जो बच्चों को संभालती और घर के काम करती थी। मैं भी चुप रहती थी और अपनी दुनिया बच्चों तक सीमित कर ली थी। और फिर कुछ समय में ही मुझे समझ आ गया था कि राहुल की चुप्पी के पीछे क्या तूफान छुपा हुआ था। वो चुप नहीं बैठा था, बल्कि वो अमन से अपने थप्पड़ का बदला ले रहा था। उसने मेरे पति को एक दूसरी औरत के चक्कर में लगा दिया था। वो एक मॉडर्न और चालाक लड़की थी, जिसे राहुल ने खुद अमन के सामने पेश किया था, ताकि वो अमन को अपने जाल में फंसाकर उसकी सारी दौलत उड़ा सके। और अमन, जो पहले ही हुस्न और दौलत के नशे में अंधे हो चुके थे, वो बहुत आसानी से उस दूसरी औरत के जाल में फंस गए और उनका बचा खुचा लगाव भी अब मेरे और बच्चों के लिए खत्म हो चुका था। अमन उस दूसरी औरत के इश्क में इस हद तक पागल हो चुके थे कि उन्हें अपने घर और बच्चों की कोई परवाह नहीं रही थी। वो मॉडर्न लड़की राहुल का मोहरा थी, लेकिन अमन को लग रहा था कि वो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान है। एक दिन अमन शाम के समय घर आए। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। उन्होंने ठंडे लहजे से मुझे देखा और कहने लगे, पूजा, अब हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। मैं उस लड़की से दूसरी शादी कर रहा हूँ और मैं उसके साथ एक नए बड़े बंगले में शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं तुम्हारा और बच्चों का जो भी महीने का खर्च होगा वो बैंक अकाउंट में भेज दिया करूँगा, लेकिन अब मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हें मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत है। ये कहकर उन्होंने अपना सामान उठाया और हमेशा के लिए इस घर से निकल गए। वो अपनी नई पत्नी के साथ एक दुनिया बसाने चले गए और मैं अपने 2 मासूम बच्चों के साथ इस बड़े और सुनसान फ्लैट में बिल्कुल अकेली रह गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, लेकिन रोते हुए भी मुझे अपने बच्चों का चेहरा देखकर हौसला करना पड़ा, क्योंकि अब इनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई सहारा नहीं था। अमन ने बच्चों का महीने का खर्चा देना तो शुरू कर दिया था, लेकिन वो रकम उस अच्छे इलाके के फ्लैट और बच्चों के स्कूल की बारी फीसों के लिए बहुत कम थी। अमन ने हमें इस हाल में छोड़ने के बाद पलटकर एक बार भी नहीं पूछा कि उसके बच्चे जिंदा है या मर गए। उसके दिल से बाप का प्यार बिल्कुल खत्म हो चुका था। इन हालात में मेरे मायके वालों ने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया। मेरी माँ और भाई ने मुझे फोन करके उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहराया कि तुम अपने पति को संभाल नहीं सकी और तुम्हारी वजह से अब हमारी बदनामी हो रही है। उन्होंने मुझे किसी भी तरह की आर्थिक या नैतिक मदद देने से साफ इनकार कर दिया। अपनों की इस तरह बेरुखी ने मुझे अंदर से पत्थर बना दिया। अब मुझे समझ आ गया था कि मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। मैंने सबसे पहले उस अच्छे इलाके का महंगा फ्लैट छोड़ा और इस सस्ते मोहल्ले में छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। अमन, जो बच्चों का खर्चा भेजता था, उससे जैसे तैसे करके घर का राशन और घर का किराया पूरा होता था, लेकिन क्रिश और काव्या के स्कूल की फीसें बहुत ज़्यादा थी। मैं नहीं चाहती थी कि बाप की गलतियों की सज़ा बच्चों को मिले और उनकी पढ़ाई छूट जाए। इसीलिए मैंने एक बड़ा कदम उठाया। मैं उसी बड़े स्कूल में गई जहां मेरे बच्चे पढ़ते थे और वहां जाकर मैंने प्रिंसिपल से नौकरी की दरख्वास्त की। खुशकिस्मती से स्कूल में छोटे बच्चों की देखभाल और ऑफिस के काम के लिए एक जगह खाली थी। उन्होंने मेरी
शराफत और मजबूरी को देखते हुए मुझे वहां नौकरी पर रख लिया। मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था। मैं सुबह बच्चों को तैयार करके अपने साथ ही उस स्कूल में लेकर जाती थी। वहां दिन भर अपने बच्चों की नज़रों के सामने मेहनत मजदूरी करती थी और शाम को बच्चों को साथ लेकर घर वापस आ जाती थी। अमन के भेजे हुए पैसों और स्कूल की उस नौकरी की तनख्वाह से मेरी जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। अमन अपनी नई पत्नी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था और उसे याद भी नहीं था कि उसके बच्चे किस हाल में जी रहे हैं। लेकिन मुझे भगवान की जात पर पूरा भरोसा था कि वो मेरी पवित्रता और मेरी इस मेहनत का फल मुझे एक दिन जरूर देगा। अमन ने इन 6 महीनों के दौरान एक बार भी मुड़कर बच्चों की शक्ल नहीं देखी थी, ना ही कभी उसने ये जानने की कोशिश की। मैं हर रात बच्चों को सुलाने के बाद मंदिर में बैठकर भगवान के सामने रो रो कर अपने दिल का हाल बयान करती थी और उससे इंसाफ की भीख मांगती थी। मुझे पूरा यकीन था कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती और एक दिन अमन को उसकी अंधी लालच और मेरी बेइज्जती का फल जरूर मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो समय इतनी जल्दी आ जाएगा और कर्म का फल अमन पर इतनी बेरहमी से बरसेगा। उस रात मौसम का हाल शाम से ही बहुत खराब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। रात के 11 बजे तक तेज अंधेरा तूफान की शक्ल ले चुका था। खिड़कियां और दरवाजे हवा के दबाव से जोर जोर से बज रहे थे और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली भी बार बार जा रही थी, जिसकी वजह से पूरे घर में एक अजीब सा डरावना और गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने कृष और काव्या को दूध पिलाकर गर्म बिस्तर में सुला दिया था और खुद हॉल में पड़ी एक पुरानी कुर्सी पर बैठकर अमन की पुरानी यादों और अपनी बर्बाद जिंदगी के बारे में सोच रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। बाहर बारिश और तूफान का शोर अपने चरम पर था कि अचानक मेरे मकान के बाहरी लोहे के दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक होने लगी। दस्तक इतनी तेज और जोरदार थी जैसे बाहर खड़ा शख्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आना चाहता हो। इतनी रात गए उस तूफानी मौसम में दस्तक सुनकर मेरा दिल मुंह को आ गया। मैं बुरी तरह डर गई और मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मैंने सोचा कि इतनी रात गए इस वीरान घर में कौन आ सकता है, कहीं कोई चोर या डाकू तो नहीं आ गया। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी चादर ओढ़ी और धीमे कदमों से चलती हुई बाहरी दरवाजे के पास पहुंची। दस्तक अब भी लगातार हो रही थी और साथ ही दरवाजे को पीटने की आवाजें आ रही थी। मैंने अपनी हिम्मत जमा की और अंदर से ही ऊंची और कांपती हुई आवाज में पूछा, बाहर कौन है? इतनी रात गए आपको किससे मिलना है? लेकिन बाहर से किसी आदमी की आवाज नहीं आई, बल्कि एक औरत के ऊंची आवाज में रोने की सिसकियां लेने और हाँफने की दर्दनाक आवाजें आने लगी। वो औरत रोते हुए कह रही थी, पूजा भगवान के लिए दरवाजा खोलो, भगवान के लिए मुझे अंदर आने दो, वरना वो लोग मुझे जान से मार देंगे। बाहर खड़ी औरत की आवाज में एक ऐसा डर और तड़फ थी कि मैं अपना सारा डर भूल गई। मैंने जल्दी से दरवाजे का लॉक खोला और जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। बाहर अमन की वो नई मॉडर्न पत्नी खड़ी थी, लेकिन उस समय उसकी हालत इतनी बदतर और डरावनी थी कि कोई इंसान सपने में भी ये कल्पना नहीं कर सकता कि ये वही घमंडी और नखरेबाज औरत है जिसने पैसों के दम पर मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ा था। उसके वो कीमती और मॉडर्न बाल जो हर वक्त पार्लर से सेट रहते थे, अब बिखरे हुए और मिट्टी से सने हुए थे। उसके महंगे ब्रांडेड कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उन पर कीचड़ और खून के धब्बे लगे हुए थे। वो तेज तूफानी बारिश में सिर से पैर तक पूरी तरह भीग चुकी थी और सर्दी और डर की वजह से उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके चेहरे का सारा मेकअप अब बह चुका था और आंखें रोने की वजह से सूज कर लाल हो चुकी थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और दिल को दहला देने वाली बात ये थी कि वो प्रेग्नेंट थी और उसका पेट साफ तौर पर नजर आ रहा था
और वो बार बार अपने पेट पर हाथ रखकर दर्द से तड़प रही थी। मुझे अपने सामने देखकर उसने तड़पकर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। वो वही मकान की दहलीज पर मेरे कदमों में बैठ गई और मेरे पैरों को अपने गंदे हाथों से छूकर रोते हुए विनती करने लगी। अमन की इस घमंडी पत्नी को इस हालत में अपने कदमों में गिरा देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगा जैसे मैं कोई डरावना सपना देख रही हूँ। मेरे दिल में उसके लिए सख्त नफरत थी, लेकिन उसके पेट में पलने वाले मासूम बच्चे और उसकी ये तड़प देखकर मेरे अंदर की माँ जाग उठी। मैंने अपने दिल की कड़वाहट को एक तरफ रखा और उसे सहारा देकर जमीन से उठाया। वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं उसे सहारा देकर अंदर हॉल में ले आई और उसे सोफे पर बिठाया। वो लगातार रोए जा रही थी और उसके मुंह से सिर्फ माफी के शब्द निकल रहे थे। वो कहती थी, पूजा मुझे माफ कर दो, मैं एक गुनहगार औरत हूँ। मैंने तुम्हारे बच्चों का हक छीना था, मैंने अमन को तुमसे दूर किया था, लेकिन आज मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। आज मैं यहाँ अपनी और अपने इस पेट में पलने वाले मासूम बच्चे की जान बचाकर भागी हूँ। मेरे पास इस पूरी दुनिया में अब सिर छुपाने के लिए कोई 1 इंच जगह भी नहीं बची। मैंने किचन में जाकर जल्दी से पानी का एक गिलास भरा। उसने कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास पकड़ा और एक ही सांस में पूरा पानी पी गई। मैंने उसके कंधों पर एक गर्म चादर डाली और उसके सामने बैठकर गंभीरता से कहा, तुम अब रोना धोना बंद करो और होश में आओ। मुझे साफ साफ बताओ कि ये सब हुआ क्या है, तुम्हारी ये हालत किसने की है और मेरे पति अमन कहाँ है। अमन की नई पत्नी ने एक लंबी और ठंडी सांस ली और फिर जो डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई, उसे सुनकर मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया, क्योंकि सच्चाई मेरी सोच और अनुमान से भी ज्यादा भयानक और कर्म के फल की जिंदा मिसाल थी। उसने रोते हुए अपने पेट को दोनों हाथों से छुपाया और हाँफते हुए बताने लगी, पूजा हम बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो गया। आज रात पुलिस अमन को मुजरिमों की तरह पकड़ कर ले गई है और अमन का वो दोस्त राहुल, जिस पर वो अपनी जान छिड़कता था और जिस पर उसका अंधा भरोसा था, वो कोई शरीफ बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय नशे और स्मगलिंग के गैंग का सरगना है। वो एक खतरनाक माफिया का हिस्सा है और मैं राहुल की कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं थी, बल्कि मैं भी उसके गैंग की एक सदस्य हूँ। राहुल ने अमन को अपने रास्ते से हटाने, उसकी दौलत हड़पने और उसे कानून की नज़र में गुनहगार बनाने के लिए मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। राहुल ने मुझे अमन के पीछे लगाया था ताकि अमन हुसन के चक्कर में आकर अपनी अकल खो बैठे। राहुल के हर गैर कानूनी कागज पर चुपचाप दस्तक कर दे। उस दिन पार्टी में जब तुमने राहुल के मुंह पर सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारा था, तो राहुल की मर्दाना इज्जत को सख्त चोट पहुंची थी। उसने उसी रात अमन के सामने झूठ बोलकर तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछाला था और अमन से कसम खाई थी कि वो तुमसे और अमन से इस थप्पड़ का ऐसा बदला लेगा कि तुम लोग पीढ़ियों तक याद रखोगे। राहुल ने अमन को शराब और जुए की ऐसी लत लगाई कि अमन बिजनेस के नाम पर जुआ खेलने लगा और देखते ही देखते वो राहुल का करोड़ों रुपए का कर्जदार बन गया। अमन के पास जब कर्ज चुकाने के पैसे नहीं रहे, तो राहुल ने अमन को मजबूर किया कि वो नशे की स्मगलिंग का पूरा नेटवर्क अपने नाम पर चलाए। अमन पैसों की हवस और राहुल के डर में इस हद तक अंधा हो चुका था कि उसने राहुल के कहने पर नशे के बड़े बड़े गोदाम अपने नाम पर किराए पर लिए और हर उस कागज पर अपने अंगूठे और दस्तखत कर दिए जो राहुल उसके सामने लाता था। अमन को लगता था कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन रहा है, लेकिन वो नहीं जानता था कि राहुल उसे एक ऐसी दलदल में धकेल रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। राहुल ने अमन को बुरी तरह अपने जाल में फंसा लिया
और खुद पर्दे के पीछे छुप गया। वो सिसकियां लेते हुए बोली, पूजा, आज रात कानून का वो हथौड़ा अमन पर बरस गया जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था। एंटी फोर्स और बारी पुलिस ने हमारे इस बड़े बंगले पर छापा मारा जहां अमन मेरे साथ रहता था। उन्होंने पूरे बंगले का गिराव कर लिया और जब तलाशी ली गई तो बंगले के तहखाने से करोड़ों रुपए का प्रतिबंधित और खतरनाक नशा बरामद हुआ जो राहुल ने आज शाम वहां जायदाद के नाम पर छुपवाया था। पुलिस वालों ने अमन को सबके सामने कॉलर से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। अमन नशे में था लेकिन पुलिस को देखकर उसके होश उड़ गए। वो पुलिस के पैरों में गिरकर रोता रहा और चीख चीख कर कहता रहा कि मैं बेगुनाह हूँ, ये सब सामान राहुल का है, राहुल ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक ना सुनी क्योंकि कानून की नज़र में सारे पक्के सबूत अमन के खिलाफ थे। हर कागज पर अमन के दस्तखत मौजूद थे। पुलिस ने अमन को अपराधियों की तरह मारा और उसे हथकड़ियां लगाकर घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले गए। अमन की गिरफ्तारी के फौरन बाद पुलिस ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने अमन का वो बड़ा बंगला जिस पर वो दिन रात गर्व करता था और जिसकी चमक दमक दिखाकर उसने तुम्हें घर से निकाला था, उस बंगले को सरकारी सील लगाकर बंद कर दिया। पुलिस ने अमन के सारे बैंक अकाउंट तुरंत लॉक कर दिए हैं। अमन की जितनी भी जायदाद, गाड़ियां और पैसा था वो सब सरकार ने जब्त कर लिया है। अब अमन के पास 1 रुपया भी कानूनी तौर पर नहीं बचा। वो सड़क पर आ चुका है और उस पर उम्र कैद या फांसी की सजा का खतरा मंडरा रहा है। पुलिस ने मुझे भी बंगले से धक्के देकर बाहर निकाल दिया क्योंकि वो बंगला अब सरकारी कब्जे में है। मैंने अमन के इन तमाम अमीर दोस्तों को फ़ोन किया जिनके साथ अमन दिन रात शराब पीता था और पार्टियां करता था। लेकिन पूजा, जैसे ही उन अमीरों को पता चला कि अमन नशे के केस में फंस गया है तो सबने अपने फ़ोन बंद कर लिए और किसी एक ने भी मेरी मदद नहीं की। बल्कि अमन के एक खास दोस्त ने तो मुझे धमकी दी कि अगर दोबारा फ़ोन किया तो वो मुझे भी पुलिस के हवाले कर देगा। अमन के मरने से पहले ही उसका नाम लेने वाला अब कोई नहीं बचा। और सबसे बड़ा डर ये है कि राहुल अब याद घूम रहा है और उसके गुंडे मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं क्योंकि मुझे उसके राजों का ज्ञान है। राहुल जानता है कि अमन अब जेल से कभी बाहर नहीं आएगा, इसीलिए वो अब तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी गंदी नज़र हमेशा से तुम पर थी। वो इस मकान का पता जानता है और वो किसी भी वक्त अपने गुंडों के साथ यहाँ आ सकता है। पूजा, मैं इस हालत में प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पेट में अमन का बच्चा है। मेरे पास अब कोई ठिकाना नहीं है। अगर तुमने मुझे पनाह ना दी तो राहुल के गुंडे मुझे और मेरे बच्चे को जान से मार देंगे और वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा ये तुम भी जानती हो। अमन ने तुम्हारी पवित्रता पर शक किया था और एक मक्कार दोस्त की बात मानी थी। आज उसी मक्कार दोस्त ने अमन की जिंदगी, उसके बच्चे और उसकी दूसरी पत्नी को सड़क पर ला खड़ा किया है। ये अमन के गुनाहों की सजा है जो हम सब भुगत रहे हैं। अमन की नई पत्नी की ये दर्दनाक बातें सुनकर मेरे दिल पर जैसे सांप लौट गया। जिस पति ने मुझे और मेरे मासूम बच्चों को दौलत की खातिर दुदकार दिया था वो आज उसी दौलत की हवस में कानून के शिकंजे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। और वो तूफान जिसका जिक्र अमन की नई पत्नी कर रही थी वो किसी भी वक्त मेरे बच्चों की जिंदगी को निगलने के लिए उस मकान के दरवाजे पर दस्तक दे सकता था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अमन की दूसरी पत्नी की बातें सुनकर मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी थी। मुझे समझ आ गया था कि अब इस फ्लैट में रुकना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। राहुल एक खतरनाक इंसान था और वो अपने राज छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा अपने बच्चों कृष और काव्या की जान की फिक्र थी और सामने बैठी अमन की दूसरी पत्नी भी इस हालत में बेसहारा थी। मैंने अतीत की तमाम कड़वाहटों और नफरतों को एक तरफ रखा और फैसला किया कि हमें ये मकान फौरन छोड़ना होगा। अमन की दूसरी पत्नी ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, पूजा, यहाँ से बहुत दूर एक
एक पिछड़े गांव में मेरी बूढ़ी दादी रहती हैं, वहां हमें कोई नहीं ढूंढ सकेगा। राहुल के गुंडे सिर्फ शहर में हमें तलाश कर रहे हैं। अगर हम रातों रात उस गांव निकल जाएं तो हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। बच्चों को नींद से जगाया, उनके कुछ जरूरी कपड़े एक छोटे से बैग में डाले और अमन की दूसरी पत्नी को सहारा देकर मकान का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, लेकिन हमने भगवान का नाम लिया और रात के अंधेरे में ही बस स्टैंड की तरफ निकल पड़े। और सुबह होते ही हम सब उस दूर दराज गांव में पहुंच गए, जहां अमन की दूसरी पत्नी की दादी का एक छोटा सा कच्चा मकान था। उस गांव का माहौल शहर की चमक दमक और पाप भरी जिंदगी से बिल्कुल अलग था। यहाँ हर तरफ सुकून और सादगी थी। दादी ने अमन की दूसरी पत्नी की हालत देखकर और मेरी कुर्बानी को जानकर हमें गले से लगा लिया। हम दोनों औरतों ने अब मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। मैंने गांव के एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे जो थोड़ी बहुत आमदनी होती उससे हमारा घर बहुत सुकून से चलने लगा। अमन की दूसरी पत्नी का घमंड अब बिल्कुल मिट्टी में मिल चुका था। वो अब हर वक्त पूजा करती और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती थी। कुछ महीनों बाद उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। मैंने इस मुश्किल समय में उसका पूरा ख्याल रखा, उसके बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला और उसकी हर ज़रूरत पूरी की। वो अक्सर मेरी सादगी और अच्छे व्यवहार को देखकर रो पड़ती थी और कहती थी, पूजा तुम इंसान नहीं कोई फरिश्ता हो जिसने अपनी सौतन को भी पनाह दी। अमन को उसके किए की पूरी सजा मिल चुकी थी। शहर की अदालत ने नशे की स्मगलिंग और गैर कानूनी कामों के जुर्म में अमन को 25 साल की सख्त कैद की सजा सुना दी थी। उसकी सारी दौलत जायदाद और बंगले सरकार ने जब्त कर लिए थे। जो शख्स कभी दौलत की हवस में अपनी वफादार पत्नी और बच्चों को ठुकरा चुका था, वो अब जेल की अंधेरी कोठरी में अकेला बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहा था और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ हम दोनों औरतें और बच्चे इस छोटे से गांव में बहुत शांत और सादा जिंदगी गुजार रहे थे। अब मुझे भगवान की कृपा पर शुक्र था कि उसने मुझे और मेरे बच्चों को उस दलदल से निकाल कर एक पवित्र और इज्जतदार जिंदगी दी थी। सीख दौलत इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन सच्चाई, मेहनत और माफ़ी हमेशा जीतती है। जिस घर में सुकून नहीं वहाँ महल भी कब्रिस्तान लगता है और जिस झोंपड़ी में प्यार हो वहाँ स्वर्ग बसता है। आज जब रात को बच्चे मुझे मम्मी कहकर गले लगाते हैं तो लगता है भगवान ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।